हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ गंगा की प्रतीक्षा यानी गंगा का इंतजार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 9, गंगा की प्रतीक्षा। मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ। किसकी गोदी में हुआ? हिमालय जो हमारा पर्वत है उसकी गोदी में जन्म हुआ। नन्ही सी धारा के रूप में मैं उस स्थान से निकली। कौन? गंगा। एक छोटी सी धार के रूप में हिमालय से मैं निकली थी, जिसे गोमुख कहा है। तो हिमालय में एक जगह है गोमुख, वहां से हमारी गंगा नदी, जो हम जिसे गंगा माँ कहते हैं, उनका निकास है। मैं नीचे लुढ़कती चली और मेरा रूप निखरता गया। अब वो पहाड़ों से नीचे गिर के चलती चली गई, लुढ़कती हुई चली और उनका रूप जो है वो साफ होता चला गया। पहाड़ों को चीरती, चट्टानों से टकराती हुई, उछलती कूदती मेरी यात्रा निरंतर चलती है। अब क्या हुआ? पहाड़ों से कूदती हुई, पहाड़ों को काटती हुई, चट्टानों से को टक्कर खाता है पानी, और कूदती काटती वो यात्रा उसकी गंगा की चलती है। जब गंगा नदी बहती है तो बहुत सारे पत्थर, पेड़, कंकड़ सब उसे मिलते हैं और उन सबको चीरती हुई नदी हमारी आगे बढ़ती जाती है। क्योंकि राजा भागीरथ ने मेरे अवतरण के लिए तपस्या की थी, इसीलिए मेरा नाम भागीरथी था। जो राजा भागीरथ थे उन्होंने तपस्या की थी, उन्हीं की वजह से गंगा नदी का जन्म हुआ। इसीलिए गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है। देवप्रयाग में मुझसे अलकनंदा आ मिलती है। जो देवप्रयाग स्थान है, प्रयागराज जिसे कहते हैं, वहां पर गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है आकर? अलकनंदा। यानी ये दो नदियां आपस में मिल जाती हैं। अब मेरा नाम पड़ गया, अब मेरा नाम यहाँ पर गंगा पड़ गया। गंगा नदी है इस नदी का नाम। ऋषिकेश पहुंचने पर मैं मैदान में उतर आई। ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते ये क्या होता है? गंगा नदी मैदान में उतर आती है। यहाँ मेरे किनारों पर साधु संतों और महात्माओं के आश्रम हैं। साधु संत और महात्मा क्या रोज सुबह गंगा स्नान करते हैं, तो उन्होंने अपने आश्रम ही गंगा नदी के किनारे बना लिए ताकि वो उन्हें वहां पर रोज नित्य दर्शन और पूजा कर सके माँ गंगा के। बहुत सारे नगर यानी शहर जो है वो मेरे तट पर, किनारों पर ही बसे हुए हैं। गंगा नदी के किनारों पर कई कारखाने खुल गए हैं। इन सबको मैं ही पानी पहुंचाती है। शहरों में तरह तरह की फैक्ट्रीज लग गई हैं और शहरों में पानी की सप्लाई गंगा नदी के द्वारा ही होती है। जो शहर गंगा नदी के आसपास बसे हैं वहां पर गंगा का पानी ही मिलता है। ऋषिकेश और हरिद्वार मेरे किनारे बसे हुए प्रसिद्ध तीर्थ हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार तीर्थ स्थल में आते हैं और गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए ये प्रमुख यानी बहुत चर्चित में रहते हैं ये दोनों शहर। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और वातावरण बहुत शांत है। यहाँ मतलब देखने में हरियाली रहती है, वातावरण बहुत शांतनुमा है, खुशनुमा है, जिसे देखकर आपको एक तरोताजगी का अनुभव होता है। हरिद्वार में 12 वर्ष बाद में कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार के पास एक नहर निकलती है जिसे हरिद्वार के पास से एक नहर निकलती है, उसे क्या कहा जाता है? गंग नहर। यानी वो गंगा से निकली है, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया? गंग नहर। इससे लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है, यानी खेती के लिए जो पानी होता है वो गंगा नदी का पानी प्रयोग में लिया जाता है। इसके बाद में आप गंगा नदी कहाँ पहुंचती है? कानपुर पहुंच जाती है। कानपुर भारत का प्रसिद्ध यानी बहुत फेमस औद्योगिक नगर है। यहाँ पर उद्योग काफी हैं। यहाँ पर कपड़े, चमड़े और लोहे के कारखाने हैं। इन चीजों के यहाँ पर
मुख्य कार्य हैं। लोग यहाँ पर इन कामों को ज्यादा करते हैं। इन कारखानों का पानी मुझसे इन कारखानों को जो पानी मिलता है वो गंगा नदी से ही मिलता है। कानपुर से चलकर मैं प्रयाग पहुंच जाती हूँ। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। संगम होता है यानी यहाँ पर यमुना नदी गंगा में से मिलती है। इस संगम पर भी प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगाया जाता है। अब संगम पर भी हर 12 साल बीतते हैं और 12 साल बाद में क्या होता है, कुंभ का मेला लगता है। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों लोग आकर शामिल होते हैं, यानी बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ कुंभ में स्नान करने जाती है। फिर आगे बढ़ती हूँ। अब वो संगम से आगे चलती है। चलते रहना, बहते रहना ही मेरा काम है, यानी गंगा नदी निरंतर चलती ही रहती है। फिर मैं गंगा नदी कहाँ पहुंचती है, वाराणसी पहुंच जाती है। इस शहर का दूसरा नाम काशी है। यह बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है। क्या काशी जो शहर है वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। वाराणसी से आगे चलने पर मैं कई नदियों को अपनी गोद में लेते हुए बिहार राज्य में पहुंच जाती हूँ। उस रास्ते में बहुत सारी नदियां गंगा में मिल जाती हैं और अब नदी कहाँ पहुंचती है, बिहार जाकर पहुंच जाती है। यहाँ के बक्सर, पटना आदि नगरों को लालती हुई फिर नदी गंगा नदी कहाँ पहुंच जाती है, बंगाल। बिहार से अब बंगाल में आ गई। बंगाल में मेरी 2 धाराएं हो जाती हैं, यानी बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है, बट जाती है। एक धारा जो है वो बांग्लादेश को चली जाती है, वहां उसका नाम पद्मा पड़ा हुआ है। और जो दूसरी धारा है वो कहाँ जाती है, कोलकाता की ओर चली जाती है। वहां मुझे हुगली भी कहा जाता है, गंगा नदी को हुगली नदी भी कहा जाता है। आखिर में मैं बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती हूँ और अंत क्या होता है, बंगाल की खाड़ी से वो समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में समाहित हो जाती है। मुझे भारतवासी यानी भारत में रहने वाले लोग कौन है, भारतवासी पवित्र नदी मानते हैं। हम लोग भी सभी गंगा स्नान के लिए जाते हैं, वो भी एक पूजा होती है। तो इसीलिए भारत में गंगा को एक माँ का दर्जा दिया गया है। गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप होता है। गंगोत्री से जब वो निकलते हैं तो पानी एकदम सफेद चमकीला नजर आता है। लेकिन यह दुख की बात है कि काशी पहुंचते पहुंचते मेरा चमकीला रूप कैसा हो जाता है, मटमैला गंदा हो जाता है। लेकिन मुझे यह प्रसन्नता है कि अब इस ओर लोगों का ध्यान गया। लोग अब गंगा को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। मेरे जल को शुद्ध करने की कोशिश शुरू हो गई है, मेरे पानी को साफ करने लग गए हैं। मुझे उस दिन का इंतजार है, प्रतीक्षा यानी इंतजार है, जब मेरा जल वैसा ही स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा जैसा गंगोत्री से निकलते समय रहता है। यानी जब मैं एकदम साफ सुथरी सी निकलती हूँ उसी की तरह मेरा पानी हो जाएगा, तब मैं बड़ा अच्छा महसूस करूंगी। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है, गंगा की प्रतीक्षा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।